कम पैसे में जमीन लेते हैं, ऐसे में इनका दायित्व है कि वो कम पैसे में इलाज करें या तो फ्री इलाज करें। केंद्र सरकार ने कहा कि हमारे पास जो एक्ट है 2010 का, उसके लिहाज से हम उन पर कोई भी अपना आदेश थोप नहीं सकते, हम कोई भी आदेश दे नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाथ खड़े कर दिए कि हम कोई सीधा आदेश इन निजी अस्पतालों को नहीं दे सकते। हाँ, उन्होंने जवाब जरूर मांगा, 2 हफ्ते में जवाब मांगा, केंद्र भी जवाब दे और जो प्राइवेट अस्पताल के लोग हैं वो भी जवाब दें कि क्या, और जो उन अस्पतालों से भी जवाब मांगा जिनको जमीन मिली है, काफी कम पैसे में दाम में जमीन मिली है और जो सरकारी चीजों का लाभ उठा रहे हैं, उनसे भी जवाब मांगा गया है। अब सवाल ये, उनसे ये जब पूछा गया कि आयुष्मान योजना में 4,000 रुपए देती है और जो व्यक्ति आयुष्मान योजना के अंतर्गत आता है उस व्यक्ति का इलाज क्यों नहीं किया जाता। प्राइवेट अस्पतालों ने का कहना था कि चूंकि वर्तमान में 60 से 70% मरीज कम आ रहे हैं, खर्चा बहुत बढ़ गया है, ऐसे में वो इसका इलाज नहीं कर सकते। बात बता दें कि जैन ने कहा, जो याचिका करते हैं उनके अनुसार 4,000 की जगह छोड़िए जनाब 50-50 हजार रुपए वसूले जा रहे हैं कोरोना पेशेंट से। क्या ये उचित है? और केंद्र सरकार कह रही कि उसके पास कोई अधिकार नहीं है कि वो इन प्राइवेट अस्पतालों को कोई आदेश दे सके। सवाल यह उठता है कि देश की धरती पर रहने वाले, देश की धरती का पानी लेने वाले, देश की धरती की हवा खाने वाले, देश की आबो हवा में पलने वाले ये डॉक्टर, ये निजी अस्पताल क्या सिर्फ लूट के लिए बने हैं? ये इस महामारी जो कि 100 साल बाद आई है, उस महामारी में क्या वो थोड़ा अपना योगदान नहीं दे सकते हैं? ये सवाल आज लोगों के जहन में है। सवाल यह भी है, जब कोरोना शुरू हुआ था तब उस समय निजी अस्पताल हाथ खड़े करके भाग गए थे, बंद कर दी थी अपनी क्लिनिकें और तब सरकारी अस्पताल ने सबका बोझा उठाया था। लेकिन अब जब धीरे धीरे सरकारी अस्पताल, जब प्राइवेट अस्पताल खुल रहे हैं तो वहां पर भारी फीस ली जा रही है बिना किसी मुरव्वत के। और ये हम अक्सर सुनते हैं, अभी लगातार पिछले 3-4 दिन से घटना देख रहे हैं, लखनऊ की कई घटनाएं हैं जहां पर डेड बॉडीज तक को रख लिया जाता है और पैसा मांगा जाता है, भारी भरकम फीस वसूल की जाती है। तो कब बंद होगी ये प्राइवेट अस्पतालों की लूट? इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका तारुफ भी कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। जरा रिपोर्ट देखिए और समझिए कि सुप्रीम कोर्ट में किसने क्या कहा। 3 बड़े वकील इसमें एकत्रित हुए थे। याचिकाकर्ता जैन थे, उसमें सचिन जैन, प्राइवेट अस्पताल की तरफ से मुकुल रोहतगी, याद करिए ये वो वकील हैं जिनकी 3 से 4 लाख रुपए फीस है एक बार खड़े होने पर। दूसरा, हेल्थ केयर फेडरेशन की तरफ से हरीश साल्वे खड़े हुए थे, इनकी भी फीस इससे कम नहीं है एक बार खड़े होने पर। तो ये लोग, इन वकीलों को इतनी बड़ी फीस दे सकते हैं, लेकिन देश के गरीबों को क्या मुफ्त इलाज नहीं दे सकते या कम पैसे में इलाज नहीं कर सकते? यही सवाल है और हम पूछेंगे ये सवाल। हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जरा ये रिपोर्ट देखिए और समझिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। कोरोना मरीजों के इलाज का मामला, प्राइवेट चैरिटेबल अस्पतालों से सुप्रीम जवाब। फ्री या कम कीमत में इलाज को लेकर मांगा जवाब। निजी अस्पतालों की लूट। कोरोना काल में निजी अस्पतालों की लूट का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, क्योंकि इस दौरान कोरोना मरीजों से मनमाना पैसा जांच और इलाज के नाम पर वसूलते हैं। दरअसल देश भर के प्राइवेट अस्पतालों और चैरिटेबल अस्पतालों में कोरोना मरीजों के फ्री या कम कीमत में इलाज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट अस्पतालों से पूछा है कि क्या वो कोरोना के मरीजों का आयुष्मान भारत के लिए तय कीमत पर कर सकते हैं। शीर्ष अदालत ने निजी अस्पतालों को जवाब देने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है। इसके साथ ही केंद्र हेल्थ केयर एसोसिएशन को भी 2 सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है। हरीश साल्वे ने हेल्थ केयर फेडरेशन की ओर से बताया है कि निजी अस्पतालों में मरीजों का आना 60 से 70% कम हो गया है, क्योंकि लोग अस्पतालों में नहीं आ रहे हैं।
इस पर सीजीआई ने कहा है कि ये ठीक है, आप एक अच्छे कारण के लिए बलिदान कर रहे हैं। मामले में निजी अस्पतालों की ओर से पेश हुए मुकुल रोहतगी ने कहा कि वे आयुष्मान दरों के लिए सहमत नहीं हो सकते। याचिकाकर्ता सचिन जैन की ओर से बताया गया कि यह अस्पताल की लाभप्रदता को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। यदि कोई व्यक्ति इस योजना द्वारा शासित है तो मानक दर 4,000 है। सरकार अस्पताल का भुगतान करती है, लेकिन अस्पताल रोगी ने 50,000 रुपए शुल्क लेता है। सरकार अस्पताल का भुगतान करती है, लेकिन अस्पताल रोगी से 50,000 रुपए शुल्क लेता है, जो इस योजना के तहत लाभार्थी नहीं है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यह सरकार द्वारा लाभार्थियों की पहचान की गई श्रेणियों के साथ तैयार की गई योजना है। सभी लोग इस योजना को नहीं अपना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले कहा था कि वो सभी निजी अस्पतालों के लिए आदेश जारी करेगा। कोर्ट उन निजी चैरिटेबल अस्पतालों से बात कर रहा है जिन्हें सरकार से जमीन मिली है। सभी निजी अस्पतालों को कोरोना पीड़ितों का मुफ्त इलाज करने तो नहीं जा सकता। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि ऐसे अस्पताल कुछ मरीजों का मुफ्त इलाज करेंगे। वहीं केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर दिया। उसके पास निजी या धर्मार्थ अस्पतालों को कोविड-19 रोगियों को मुफ्त इलाज कराने के लिए कोई वैधानिक शक्ति नहीं है। केंद्र ने यह भी कहा है कि क्लिनिक एस्टेब्लिशमेंट कानून 2010 के तहत कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत यह अनिवार्य किया जाए कि सार्वजनिक भूमि पर चल रहे निजी अस्पताल कोविड-19 रोगियों का मुफ्त में इलाज करेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्राइवेट और चैरिटेबल अस्पताल क्या कदम उठाते हैं। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। जी हाँ, सवाल यही है कि क्या फ्री में इलाज नहीं हो सकता या सस्ते पैसे में इलाज नहीं हो सकता, क्योंकि आदमी की जान पहले है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते रहे हैं, जान है तो जहान है। सबसे पहले जान को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन यहाँ पर जान बाद में बचाई जा रही है, जहान पहले बचाया जा रहा है। जहान बच जाए, जान बचे या ना बचे, ये इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। उदयवीर सिंह जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, एमएलसी हैं समाजवादी पार्टी के। बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ में डॉक्टर पीके गुप्ता भी जुड़ चुके हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं आईएमए के और वर्तमान के प्रवक्ता भी हैं। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत स्वागत है। और मोईद अहमद साहब भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सतीश पाल जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। सतीश पाल जी आपका भी बहुत स्वागत है। और अब से कुछ देर बाद एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। जब वो जुड़ेंगे तो हमेशा की तरह उस समय हम उनका आपसे परिचय जरूर करवाएंगे। सीधा रुक करेंगे उदयवीर सिंह जी का। उदयवीर सिंह जी, क्या मैं गलत कह रहा हूं कि देश की धरती में रहते हैं, देश की हवा पानी लेते हैं, यहाँ की आबो हवा लेते हैं, सब कुछ देश का, लेकिन उसके बाद जब इलाज करने जाते हैं तो मनमाना रकम वसूल करते हैं। ये तो आपकी बात 100% सही है कि इस देश में, इस धरती पर रहने वाले व्यक्ति की जिम्मेदारी इस देश के प्रति और यहाँ के नागरिकों के प्रति है। क्योंकि आप आगे देखिए तो सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जिस तरह अस्पताल सरवाइव करते हैं, जिस तरह सरकार से मदद लेते हैं, वो भी उनकी डिपेंडेंसी भी है। उतने फ्री नहीं है, उतने प्राइवेट नहीं है जितने प्राइवेट दिखते हैं। लेकिन मैं यहाँ जिम्मेदारी ज़्यादा सरकार की मानता हूँ जी, क्योंकि हम कल्याणकारी राज्य में रह रहे हैं। राज्य की जिम्मेदारी है कि अंतिम व्यक्ति जो है समाज में, उसको सुरक्षा, स्वास्थ्य और जो मूलभूत आवश्यकताएं वो पूरी दी जाएंगी। संविधान में ऐसे अधिकार भी दिए गए। मुझे बहुत अफसोस और आश्चर्य हुआ जब सुप्रीम कोर्ट में आज सरकार ने ये कहा कि हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है। अभी पिछले दिनों के उदाहरण हैं, सरकार ने 3 घंटे 4 घंटे के अंदर कानून बना दिया जी। अध्यादेश का रास्ता है, संविधान में ताकत मिली हुई है। और मैं आप सरकार के लोगों से पूछना चाहता हूं कि वो ये बता दें कि कौन से आदेश से उन्होंने, कौन से कानून से उन्होंने कहा कि स्कूल फीस नहीं वसूलेंगे, कौन से आदेश से उन्होंने कहा कि जो किराएदार हैं वो मकान से किराया नहीं लेंगे, किस तरीके से उन्होंने कहा कि जो प्राइवेट एम्प्लॉयर्स हैं जिन्होंने, अब जिनके कर्मचारी हैं वो छुट्टी पर हैं, उन्हें बुलाएं नहीं लेकिन तनख्वाह दें।
तो जिन अधिकारों से ये बात कही गई जनता की समस्याओं को देखते हुए, उन्हीं अधिकार से इन प्राइवेट हॉस्पिटलों को भी सरकार कह सकती है। जी देखिए, दिक्कत यह है कि ये बहुत मजबूत लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, संपन्न लोग हैं, और ये वो लोग हैं जिनका केंद्र, राज्य और बड़ी बड़ी संस्थानों में बड़ा दखल है। एक प्राइवेट मेडिकल जितनी बड़ी आवश्यक सुविधा है, उससे बड़ी लॉबी और उससे बड़ा बिजनेस है जी। इसलिए इनके प्रभाव और प्रभाव के कारण सरकार के लोग भी बच रहे हैं, ठीक है। और बड़े बड़े वकील खड़ा करके ये भी कानून से रास्ता बचा रहे हैं। ठीक है। वरना जिस कीमत पे आयुष्मान भारत के तहत प्राइवेट हॉस्पिटलों में, सरकारी अस्पतालों में जांच हो सकती है, उस पे इनको क्यों नहीं करना पड़ेगा? ये इमरजेंसी सर्विस है, इनको बाध्य करना पड़ेगा और बाध्य होकर करना चाहिए। ठीक है, आपके पास आएंगे दोबारा से। मोहित साहब हमारे साथ में जुड़े। मोहित साहब, क्या कहेंगे आप? देखिए, आज का जो आपने ये टॉपिक रखा है, इसमें 100% सत्यता है जी कि सरकारी ये जो निजी अस्पताल हैं वो दोहन कर रहे हैं, और गरीब मरीज जो मजबूर होकर के जाता है, और मजबूर इसलिए है कि सरकारी अस्पतालों में उसको प्रॉपर सुविधा नहीं मिलती। जी। सरकारी अस्पतालों से जो प्रॉपर केयर नहीं करते, कई बार सरकारी अस्पताल से लोग जब देखते हैं कि डॉक्टर तवज्जो नहीं दे रहे हैं, वो अलग बात है। मरीज के पास तो निजी अस्पतालों में भागते हैं जी। और निजी अस्पताल में लूट है। मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ। मेरी गाड़ी से एक बार एक एक्सीडेंट हो गया था और एक लड़की का पैर टूट गया था, चंदन हॉस्पिटल के 10 कदम पे दूरी पर। जी। मैं ये अनुभव बता रहा हूँ। जी जी। तो मैंने मानवता के नाते गाड़ी रोक दी, और मैं ये नहीं डरा कि पब्लिक क्या है, मैंने बताया। पब्लिक ने भी देखा कि गलती हमारी नहीं थी, उस लड़की की गलती थी। भर के मैं उठा के ले गया, एडमिट कराया, एक्सरे कराया, पट्टी बनवाई, उसके नंबर लेकर के उसके पिता को फोन किया। वो कहीं बाहर था, 2-3 घंटे लगा उसको आने में। मैं 11 बजे रात तक रहा, मगर उतनी देर में 45,000 रुपया चंदन हॉस्पिटल वालों ने ले लिया जी। एडमिट करने के लिए। मैंने कहा, भाई आप 2 दिन के लिए हमें वार्ड दे दीजिए, अपना रूम जी। तो कह रहे हम तो 7 दिन से कम का बुक नहीं करते। अच्छा। हमने कहा, भाई क्यों 7 दिन का बुक करेंगे? हम अगर 2 दिन 3 दिन रहना चाहें तो बाकी कहीं पैसा वापस हो जाएगा। अच्छा। हमने बहुत कहा सुना जी। तो 5 दिन का पैसा लेकर के बुक किया। दूसरे दिन वो बाप लेकर चला गया दूसरी जगह, ठीक, ऑपरेशन कराया जी। क्योंकि ऑपरेशन का भी पैसा 1.5 लाख रुपया मांग रहे थे। ठीक। तो वो गरीब आदमी था, तो खुद हमने 5 दिन का पैसा जमा किया, और वो पैसा हमने कहा वापस करो 4 दिन का या 3 दिन का ही वापस करो, वापस नहीं किया। ठीक है। तो वो पट्टी का इसका उसका लूट लिया उन्होंने। तो ये तो सरासर बेईमानी कर रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल वाले, सरासर बेईमानी कर रहे हैं, और देश इस समय महामारी से गुजर रहा है और उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। हम दोबारा से आपके पास में आएंगे। हमारे साथ सतीश पाल जी जुड़े हुए हैं, पूर्व मंत्री हैं। सतीश जी, क्या कहेंगे आप? इन जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनकी मनमानी पर रोक नहीं लग पा रही है? जी, सबको नमस्कार। आवाज आ रही है? जी आ रही है आपकी आवाज, आप अपनी बात रख सकते हैं। जी आ रही है आपकी आवाज, आप अपनी बात रख सकते हैं। के बारे में पूछा, और प्राइवेट हॉस्पिटल में जो गड़बड़ियां हैं उनके बारे में पूछा है ना? जी जी। तो जी जी। कितनी लूट रहती है वहां। जैसा जो आ जाए, देहात का आदमी आ जाए, कहीं का भी आ जाए, उनका कोई रेट नहीं, ना ऑपरेशन का रेट है, ना देखने का रेट है। और जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब इलाज नहीं होता लोगों का ठीक से, और उनको मजबूरी में जाना पड़ता है और बहुत परेशानी होती है। आयुष्मान भारत में भी जिन लोगों को मिलना चाहिए लाभ, उन लोगों को नहीं मिल पाता है। ये मैं आपको बहुत ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ। और दूसरी चीज, ये जो महामारी है कोरोना वाली, ये इस समय पर बहुत ज्यादा भारी है और इसको बहुत अच्छे तरीके से देखना चाहिए। आज के न्यूज ने जो इस विषय को उठाया है, ये विषय बहुत जबरदस्त है और बहुत लोक महत्व का है।
इसलिए आप लोग जो भी कर रहे हैं, IMA के भी प्रतिनिधि बैठे हैं, और मेरा डॉक्टरों से अनुरोध है सबसे, जिनके पास मेरी आवाज जा रही हो, कि वो लोग के न्यूज के माध्यम से इस बात को सुने अच्छी तरीके से और मानवता का काम करें। और गरीबों को, अभी अभी मैं गया था, मुझे भी कुछ अस्पताल में काम था, तो मैं डॉक्टर गुप्ता जी के यहाँ गया, उनके यहाँ बंद मिला, फिर मैं पनेशिया में गया, वहां भी कुछ नई बात हुई, मैं आया वापस। मेरा कहना यह है कि डॉक्टर का पहले काम डॉक्टरों का होता है लोगों को बहुत अच्छी तरीके से बात करना, इसके बाद उनका काम होता है कि वो जायज पैसा लें। मुझे जब लोगों की सिफारिश करनी पड़ती है प्राइवेट हॉस्पिटल में कि वो पैसे कम कर लें, अभी हमारे एक रिश्तेदार थे और एक चांदनी नर्सिंग होम है। आप बहुत धन्यवाद के पात्र, सतीश जी आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि आप पार्टी में हैं और उसके बावजूद आप ये सत्यता को स्वीकार रहे हैं और बड़े खुले दिल से, खुले दिमाग से ये बात कह रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, बने रहिए, आपके पास दोबारा से आएंगे। हमारे साथ में पीके गुप्ता साहब है, पूर्व अध्यक्ष है IMA के और वर्तमान के प्रवक्ता भी है। पीके गुप्ता साहब क्या कहेंगे आप? मैं एक पहले आपको क्लियर कर दूं, मैं सारे हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा हूं, ये कुछ गिने चुने हॉस्पिटल हैं जो लूटमारी करते हैं और उनका खामियाजा बाकी के लोगों को भी भुगतना पड़ता है। बिल्कुल, आप एक संवेदनशील मुद्दा है जी। और इस कोविड काल में जब ये खबरें आती हैं कि कॉर्पोरेट हॉस्पिटल ने एक्सेसिव चार्ज किया, तो मैं एज ए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन छोटे मझोले क्लिनिक और अस्पताल को रिप्रेजेंट करता हूँ जी। जैसे आपने कहा 5 सितारा होटल्स होते हैं जी, 5 सितारा अस्पताल होते हैं, और उसी तरह एक छोटा मोटा क्लिनिक और नर्सिंग होम भी होता है। दोनों की आप तुलना नहीं कर सकते हैं जी। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल जो है वो बिजनेस हाउसेस चलाते हैं, बिल्कुल, वो डॉक्टर्स नहीं चलाते हैं। लेकिन हम जब बात आती है कि डॉक्टर्स लूट मचा रहे हैं, तो वहाँ मेरी आपत्ति होती है। ये बात आपकी बिल्कुल अस्पताल वो 5 सितारा होटल है जी। अब 5 सितारा एक फैसिलिटीज है, 5 सितारा वो सुविधाएं हैं, तो लोग जब वहाँ पे जाते हैं तो जाहिर सी बात है उनके खर्चे होते हैं, उस खर्चे को मीट आउट करने के लिए वो पैसे चार्ज करते हैं। लेकिन जो डॉक्टर्स एक क्लिनिक चलाता है, एक छोटा नर्सिंग होम चलाता है, वहाँ पे आप जाते देखिए 70% केयर एक छोटा मझोला अस्पताल चलाता है, लोगों की सेवा देता है। कोविड काल में हमें तो नियम कानून में बांध दिया गया, वरना हम कोविड के भी इलाज करते हैं जी। और ऐसे गाइडलाइंस आ गए जिससे हम सेवा देने के होते इच्छुक होते हुए भी हम नहीं दे पाए सेवा। जी बिल्कुल, ये एक अच्छी बात है, ये बढ़िया शानदार बात कही आपने कि ये जो बड़े हॉस्पिटल हैं, 5 सितारा होटल टाइप के जो अस्पताल हैं, ये कारपोरेट जगत चलाता है और वो पूरी कीमत वसूलता है। डॉक्टर तो वहां पर काम करते हैं। हमारे साथ में एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम आपका परिचय करा देते हैं। पूर्व IAS RM श्रीवास्तव साहब भी जुड़ चुके हैं। स्वागत है RM श्रीवास्तव साहब आपका। और हम आपसे भी वही समझने की कोशिश करेंगे, ये जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हैं मनमानी लूट कर रहे हैं, कैसे लगेगी इनकी लूट पर लगाम? मैं यह कहना चाहूंगा कि कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के पास कोई जाने को नहीं कहता, सभी के पास छूट होती है कि वो अपना इलाज कहाँ कराएं। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल वो इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे चिकित्सा सुविधाएं बेहतर हैं, वहाँ पे देखभाल बेहतर है। जहाँ पे ये सब चीज़ें बेहतर होंगी तो वहाँ पैसा लगेगा ही। सरकारी अस्पतालों में भी बेहतर सुविधाएं और ये सब हैं, लेकिन वे उनके लिए हैं जो असरदार लोग हैं, जो कि पूर्व जो अधिकारी रहे हैं, जो राजनीतिक क्षेत्र में नेतागण रहे हैं, जो कहीं प्रभावशाली व्यक्ति हैं, उनके लिए बड़ी अच्छी सुविधाएं हैं। लेकिन आम जनता के लिए तो वही दिक्कत है जी। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में वो किसी को छूट नहीं करते, चाहे वो बड़ा आदमी हो चाहे छोटा आदमी हो। इसका इलाज यह है कि एक मेडिकल इंश्योरेंस हर एक को कराना पड़ेगा, तो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में कुछ सुविधाएं अच्छी मिलेंगी। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल इसलिए तो चल रहे हैं कि वहाँ पे सुविधाएं अच्छी हैं। जब देखिए हमारे जो VIP गण जब भी वो होते हैं, जब भी उनको इलाज की ज़रूरत पड़ती है, अच्छे हॉस्पिटल में जाते हैं। कोई सरकारी हॉस्पिटल में जाता है, एम्स में कोई जाता हो ऐसा तो हमने नहीं सुना। हाँ, सब मेदांत में जाते हैं, मैक्स में जाते हैं, सब अच्छे अपोलो में जाते हैं। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप। आपने किसी
जी। अधिकारी और किसी राजनीतिक व्यक्ति को, जो नेता है, आपने एम्स में जाते नहीं सुना होगा, ठीक है? ठीक है आनंद तो साहब, आप बिल्कुल ये ठीक कह रहे इसलिए चल रहे हैं हैं क्योंकि कि, सुविधाएं वहां पर ज्यादा है, इनका इलाज अच्छा है। और अच्छा इसमें ये होता है वहां पर जाते हैं। लेकिन सवाल वही है, एक ब्रेक लेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के पार आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ये बात ठीक है, वो सुविधा उनके पास है, अच्छी है, सुविधाओं के नाम पर पैसा लेते हैं, लेकिन जब देश पे 100 साल में महामारी आए, ऐसे समय में भी क्या वो वसूली करेंगे? क्या वो जान की कीमत नहीं समझेंगे? क्या वो बाकी जो 70% मरीज नहीं आ रहे हैं, उनकी कीमत भी उन मरीजों से वसूल करेंगे जो उनके यहां ज्यादा कदम पहुंच जा रहे हैं? ये सारे सवाल हैं, इन सवालों के जवाब तलाशेंगे और जवाब ये भी तलाशेंगे कि केंद्र सरकार ने कहा कि मेरे पास अधिकार नहीं है कि हम इनको कोई भी आदेश दे सके। उदयवीर सिंह जी ने कहा कि नहीं, आपके पास तमाम अधिकार हैं, तो आप उसके तहत क्यों नहीं दे सकते? सब सवालों के जवाब तलाशेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। जिसने पूरी दुनिया को तड़पाया, उसके पर्दाफाश का हमने बीड़ा उठाया। कोरोना पर चीन का कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। जानलेवा वायरस वाला किलर अब बच के जाएगा किधर? कोरोना पर चीन एक्सपोज, TV9 भारतवर्ष पर हर रोज। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। दो पक्षों के विवाद निपटाने का प्रावधान, कोर्ट के बाहर निस्तारण की क्या है प्रक्रिया, ADR और मध्यस्थता की कार्यवाही में क्या है संबंध? देखिए रविवार दोपहर 3 बजे वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मेंद्र सिंह के साथ सिर्फ के न्यूज पर। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। भरत सेठी, सारिका गुप्ता, अभिनव माथुर, मधुर मोहन दुबे, सनी कुमार, सोनू खान, दीप गुप्ता, अनिल मीना, वेदेंद्र प्रताप शर्मा, कुलदीप अवस्थी, धर्मेंद्र सिंह चौहान, जितेंद्र चौहान, रजनीश त्रिपाठी। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब सवाल ये उठता है, केंद्र सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि हम कोई भी आदेश पारित नहीं कर सकते कि प्राइवेट हॉस्पिटल फ्री में इलाज करें या कम पैसे में इलाज करें। उदयवीर सिंह जी का कहना है कि जब दूसरे कानून पास हो सकते हैं
2 घंटे के अंदर तो इसमें कानून क्यों नहीं पास किया जा सकता? हम उन्हीं का रुख करेंगे। जी उदयवीर जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये पूरे लॉकडाउन की प्रक्रिया में जी सरकार ने नीतिगत तरीके से बहुत ही असफलता प्राप्त की है, इसको ढंग से प्लान नहीं किया। एक पॉलिसी पैरालिसिस जैसी स्थिति है। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी, उनकी अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों से भी कोई मंत्रणा की बात सामने नहीं आई। अगर वो बात करते तो भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रालय से बात करता जी। और तैयारी की गई होती कि कितने पेशेंट्स होंगे, क्या परेशानियां आएंगी, अस्पतालों को कैसे मॉनिटर करना है। आपने आनंद फानंद में प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स को कह दिया आपके अस्पताल बंद किए जाते हैं, आपको रोक लगा दी। आप देखेंगे तो जो मोर्टेलिटी रेट है वो बाकी बीमारियों से मरने वालों का कई गुना ज्यादा है। जो अस्पताल बंद कर दिया आपने, जो ट्रीट करना चाह रहा है उसे भी नहीं आप करने दे रहे। तो एक अध्यादेश बनाने का प्रावधान है, कैबिनेट आज बैठे और अभी बैठ के राष्ट्रपति को भेज नहीं, लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि ये जो स्वास्थ्य का मामला है वो राज्य सरकारों के अंतर्गत आता है, वो केंद्र सरकार के अंतर्गत नहीं आता है। राज्य सरकार चाहे तो कर सकती है। राज्य सरकारों में भी पहली बात तो जो केंद्र शासित दिल्ली के अस्पतालों को लेकर सवाल उठा है जी, वो सीधे केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं, जिनसे मूल जिन्होंने आज बहस की है। तो ये सारे तरीके बहाने बच के भागने के हैं जी। आपकी अधिकांश राज्यों में भाजपा की सरकारें, और मुझे भरोसा है कि अगर भाजपा की सरकार कोई कानून बनाती है जनहित में तो कांग्रेस की सरकारों को भी बनाना होगा, वो चाहेंगे भी और उनकी बाध्यता भी होगी। लेकिन आपको एक लेटेस्ट अपडेट दे देते हैं कि दिल्ली में सर गंगाराम हॉस्पिटल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दिया अरविंद केजरीवाल ने। इसका मतलब यह कि राज्य सरकारों के पास में अधिकार है, राज्य सरकार चाहे तो कर सकती है, इन पर दबाव बना सकती है। नहीं, राज्य सरकार नहीं, मैं तो कह रहा हूं अगर केंद्र सरकार, देखिए जैसे लेबर का इशू हुआ, केंद्र सरकार राज्य सरकार के मंत्रियों से सलाह मशवरा करके अगर कोई नीति बनाती तो सब जगह लागू हो जाता। सवाल ये है, अब तर्क देखिए आप, 60 से 70% मरीज वहां कम आ रहे हैं इसलिए हम ज्यादा पैसा लेंगे। तो जिनका बिजनेस टोटल बंद है पिछले 3 महीनों से, वो क्या करें? वो पिछले 3 महीने का सब सारा एक सब लेने क्या जी। तो इस तरह के जो कुतर्क हैं जी, और जिस तरह की अव्यवस्था है, केवल आप अहंकार से कोई बात कह दीजिए या दूसरे की न सुनिए या मोनोलॉग करिए, टीवी पे आइए अपनी बात सुनाइए, दूसरे की न सुनिए, उससे समस्या का निदान नहीं होता। बिल्कुल मेरा मानना है स्वास्थ्य की गारंटी, लाइवलीहुड की गारंटी भारत के संविधान में है, ये मूल अधिकारों में शामिल है। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है मूल अधिकारों को सुनिश्चित कराने के लिए राज्यों को भी निर्देशित कर सकती है, राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी है। हम कल्याणकारी राज्य में रह रहे हैं, जनता के कल्याण के लिए सरकारें बनी है लोकतंत्र में। कोई भी सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो जनता को परेशान न होने दे, इस महामारी में सड़क पे पीड़ित होकर मरने न दे। उसके लिए जो करना हो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा कि आप सदन बुलाइए जी, आप सदन बुला के जितना बजट आपको ट्रांसफर करना है आप करिए। नहीं, लेकिन आप विपक्ष के बीच में आइए। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष का कहना है कि हम इस समय नहीं बुला सकते, कोविड चल रहा है और ऐसे में हमारे पास में डिस्टेंस मेंटेन करने का वो नहीं हमारे पास में, आप आएंगे। आप मैं आपसे हम एक मिनट में लास्ट बात कहूंगा जी। आप रैली कर सकते हैं डिजिटली, अभी रैली की नहीं की बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने, तो डिस्टेंस बुला सकते हैं, स्कूल खोल सकते हैं, इसी तरह से आप हाउस बुला सकते हैं। ठीक बात, क्यों नहीं बुला सकते? ठीक है, मोहित साहब बच के भागना है तो भाग जाइए। बिल्कुल मोहित साहब, सवाल ये उठता है कि सरकार, आपने जब आपकी सरकार थी आपने राइट टू इंफॉर्मेशन दिया, राइट टू एजुकेशन दिया, राइट टू फूड दिया, राइट टू हेल्थ क्यों नहीं दिया आपने? क्या स्वास्थ्य की चिंता नहीं थी क्या आपको? देखिए, राइट टू हेल्थ तो पहले से ही होना चाहिए जी। कल्याणकारी राज है जिसमें सबको खाना दिया जाए, कपड़ा दिया जाए, मकान दिया जाए, इलाज की सुविधा दिया जाए जी, रोजगार दिया जाए, ये दायित्व है सरकार का कल्याणकारी राज। नहीं तो आपने किया क्यों? आपकी 60 साल तक सरकार रही, 46 साल तक आपकी अपनी खुद की सरकार रही, बाकी के समय में आपने मिलकर सरकार चलाई। राइट टू एम्प्लॉयमेंट दिया, राइट टू फूड दिया, नहीं राइट टू हेल्थ क्यों नहीं दिया? बेसिक चीज है, वो तो उदय भी कह रहे हैं कि बेसिक चीज है, राइट है, मेन मुद्दों को दे दिया गया, मेन जो प्रॉब्लम थी। क्या हेल्थ मेन मुद्दा नहीं था? ये भी है मेन मुद्दा है, ये भी बड़ा जीवन का जो राइट है उसमें सब आ जाता है, वो सब आ जाता है। तो ये उसी में निहित है, मगर इस सरकार में आ रहा हूं सर, आप ही के पास आ रहा हूं जी। देखिए मुझे सुन लेने दीजिए। इस सरकार में कोई चीज प्लानिंग से नहीं होती, हर चीज मोदी जी अपने
तुरंत जैसे नोटबंदी की घोषणा कर दी, तुरंत की 12 बजे से हो जाएगा, वैसे 4 घंटे पहले उन्होंने अरे भाई प्रधानमंत्री रुक जाए। टीम 11 है वो उसके आज लोग साथ मर करते रहे हैं हैं जी, सड़कों पे मर रहे हैं, सारी चीज हो रही है, इलाज के बगैर मर रहे हैं, अस्पतालों में इलाज की सुविधा ना होने के कारण मर रहे हैं। ठीक है, तो इन सब की प्लानिंग नहीं की गई। अगर प्लानिंग की गई होती तो आज इस देश की जनता में ये जो प्रॉब्लम आ रही है। अरे प्रधानमंत्री जी का कहना है, और सुन लीजिए कि अगर हमने समय पर लॉकडाउन ना लगाया होता तो आज संक्रमित मरीजों की संख्या करोड़ों में होती। बचा दिया हमने। आएंगे सर आपको। ये तो अभी इन्होंने बताया कि वो योगी जी कह रहे हैं 30 करोड़ लोग मर जाते, संक्रमित हो जाते। ठीक है, तो जब एक दिन की दे देते सब लोग सेटल हो जाते, सबको जहां जाना था, जो जहां रह गया वो उसी जिले में पड़ा रह गया। कोई अपने मेहमान में एक दिन के लिए गया, पता चला उसको 2 महीना रहना पड़ा, सारी असुविधा हुई। बिल्कुल, हम आएंगे दोबारा। RM श्रीवास्तव साहब कुछ कहना चाह रहे हैं और बहुत सीनियर IAS रहे हैं और तमाम विभागों में प्रमुख सचिव रहे जी। RM साहब आप अपनी बात रख सकते हैं। पहली बात तो ये कहूंगा कि एक ECPG स्कीम होती है जिसमें जब सभी बड़े अस्पताल इक्विपमेंट मंगाते हैं तो वो ये वादा करते हैं कि 25% मरीजों का वो निःशुल्क इलाज करेंगे। तो पहले तो केंद्र सरकार को ये देखना चाहिए कि ये जो बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल हैं ये 25% लोगों का उन्होंने मुफ्त इलाज किया कि नहीं किया। होता यह है कि ये 25% में जितने राजनीतिक दल के जो नेतागण हैं, जो अधिकारी हैं, जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं, वे इस 25% कोटे का लाभ उठाते हैं। और देखना ये चाहिए कि 25% का लाभ उनको मिले जिसको वाकई इसके हकदार है। आपने बड़ा खुलासा कर दिया सर। ये फंड की 25% जो इलाज होता है वो नेताओं का और IAS अधिकारियों का और बड़े संगठनों का होता है कि हाँ, अच्छा, और जहां पे इसकी बात होती है जी कि साहब सरकार चाहती है कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल कम पे इलाज करें, बड़ा अच्छा जरूर करें वो, लेकिन भारतीय संविधान में मूल अधिकार सबको अपनी आजीविका कमाने का भी है। तो अगर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल को नुकसान हो रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल को नुकसान हो रहा है, तो सरकार को चाहिए कि वो भरपाई करे, उनकी भरपाई कर दे, वो लोग निःशुल्क इलाज देंगे। भाई जैसे राशन बंटता है वैसे ये भी बंटेगा। तीसरी बात, ठीक कर रहे, विधानसभा का आना, ये सेशन बुलाना, लॉकडाउन वालों की भरपाई कौन करेगा? पार्लियामेंट का सेशन बुलाना न बुलाने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संविधान में दिया हुआ है कि कंटिजेंसी केंद्र सरकार को करनी चाहिए। और ये जो है ये कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ये जो है संविधान में दिया हुआ है कि अगर आवश्यकता पड़ती है तो कंटिजेंसी से पैसे लिए जा सकते हैं। वो राज्य सरकार, प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, हर एक के पास अधिकार सुरक्षित है। मतलब जैसे क्यों माना जाता है कि पैकेज दिए जा रहे हैं वैसे एक आर्थिक पैकेज की यहाँ भी सरकार है। अरे जी फिर से अगर आप दोहराएंगे तो हेलो, मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं जिस तरह से MSME को और दूसरे सेक्टर को आर्थिक पैकेज दिए जा रहे हैं उसी तरीके से यहां भी एक आर्थिक पैकेज दिया जाना चाहिए। नहीं, आर्थिक पैकेज की कोई जरूरत नहीं है। ये जो खर्चा आ रहा है, होता तो है ना कि साहब फलाने का दुर्घटना हो गई साहब, इनका इलाज मुफ्त होगा। अरे सरकार, वो अस्पताल इलाज थोड़े मुफ्त करते हैं, सरकार उसका पैसा देती है, तो ये भी पैसा दे, इसमें भी दे, इसमें क्या दिक्कत है? अगर जगह की कमी पड़ रही है और कहीं का किसी मैं आपसे कुछ चीजें जानना चाह रहा हूँ, आपसे समझना चाह रहा हूँ। समझना यह है कि इस देश की धरती, इस देश की मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं, इस देश का पानी इस्तेमाल करते हैं, इस देश की आबो हवा का इस्तेमाल करते हैं, यहीं जीते हैं, और उसके बाद क्या वो मानवता के नाम पर इलाज नहीं कर सकते? इतनी बड़ी महामारी में कम पैसे में इलाज नहीं कर सकते? सर आपके पता अभी बहुत देर थे। नहीं, इसमें मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि उन्होंने अपना पैसा लगाया है, उन्होंने कमाने के लिए पैसा लगाया है, धर्मार्थ अस्पताल खोलने के लिए नहीं लगाया है।
ये मानवता के नाम पे बाकी सब में तो मानवता आ जाती है। आपसे उदयवीर सिंह हर एक चीज में जहां जरूरत पड़ती है मानवता आ जाती है, लेकिन जब ये इनका नीलाम होने लगेगा, सैकड़ों अस्पताल नीलाम हुए हैं। जी अभी सैकड़ों अस्पताल नीलाम हुए, तब तो कोई नहीं आया कि साहब मानवता के नाम पे इनका चलना जरूरी है। जी मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि पेंडेमिक के चलते जिस तरह सारे बिजनेस को बंद किया गया और नुकसान किया गया हुआ उनका, सबको एडजस्ट करना पड़ा सरकार की और परिस्थितियों के हिसाब से, तो क्या अस्पताल कोई बिल्कुल अलग बिजनेस है जिसको किसी से एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है? ये आपातकाल की बात है, जिसमें कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं करा रहा। कोरोना जिसको हो रहा है उसका टेस्ट एडजस्ट किया, तो पेंडेमिक को ध्यान में रखते हुए किसी ने एडजस्ट नहीं किया। बाकी सारे लोग नहीं कर रहे हैं, किसी ने एडजस्ट नहीं किया, तो जो क्या जिसने बेदर्दी दिखा सकती थी सबने बेदर्दी दिखाई। ये बिजनेस कोई एडजस्टमेंट नहीं करेगा। जी नहीं सर, क्या 50,000 में जांच करेंगे? नहीं, एक सेकंड, मुझे ये बताइए कि किस सेक्टर ने एडजस्टमेंट किया? 4,000 की जांच 50,000 में? जी नहीं, वो 50,000 वो सरकार दे देना। सबने किया है, जितने प्राइवेट सेक्टर में 50,000 कोई जांच नहीं होगी। नंबर एक, नंबर दो, स्कूल कॉलेज बंद है, किसी ने फीस नहीं ली। सेक्टर ने एडजस्ट किया है, किसने नहीं किया? नहीं, सब फीस ले रहे हैं। दुनिया ने मदद की टीचर हैं, जितने टीचर हैं, दुनिया ने मदद की, किसी स्कूल में फीस ली गई है, सबकी हालत खराब है। कोई ऐसा स्कूल नहीं है उन्होंने बिल्कुल ठीक बात, तो ठीक है, सरकार भरपाई करे। बिल्कुल ठीक करें, ये बात तो ठीक है कि स्कूलों ने भी बहुत मनमानी की है, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन फीस नहीं, फीस नहीं दी, लेकिन मना भी नहीं किया, ऑफ भी नहीं किया, मना भी नहीं किया, फीस लेने के लिए तैयार बैठे हुए। रास्ता तो निकालना होगा सरकार को। ठीक करें, आएंगे सचिव पाल जी ये बताइए कि कौन सा सेक्टर है जिसने बलिदान किया है? बहुत देर से बैठे हुए बेचारे। आ रहा हूँ सर, आऊंगा आपके बात में। सचिव पाल जी सवाल ये उदयवीर जी आपका सवाल पूछ रहा हूँ। सचिव पाल जी सवाल ये है कि केंद्र सरकार के पास में सर्वाधिकार है, क्यों नहीं कोई कानून बना करके इस पे कड़ा नियम बना देती है? किस बात का कि ये जो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जो लोग अपना चेकअप करा रहे हैं उनको कितना पैसा लेना चाहिए, संविधान में दिए गए मूल अधिकारों के खिलाफ होगा जनाब। बात कर रहे हैं आप क्या? जी हेलो, मैं ये कह रहा हूँ जी आपकी आवाज आ रही है? मैं आर्यन श्रीवास्तव साहब की बात को सुन रहा था। हाँ बताइए जनाब। और वो बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि जो 25% का मामला है, जो 25% जो गरीबों के लिए है, एक तो उसका पालन होना चाहिए, वो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। दूसरी चीज ये, जितने भी केंद्रीय कर्मचारी रिटायर्ड होते हैं, जितने प्रदेश के कर्मचारी रिटायर्ड होते हैं, मिलिट्री वाले होते हैं, इन सबका ये पैनल होता है और सारे अस्पताल उसमें निश्चित किए जाते हैं और वो लोग अपना मनमाना बिल बनाते हैं, किसी से कुछ छुपा नहीं है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे देश, जो बहुत बड़ा विषय है, और श्रीवास्तव जी बात मेरी समझ रहे होंगे, हर जगह भ्रष्टाचार है। देखिए एक बात श्रीवास्तव जी ने बहुत अच्छी कही है, उस बात पर मैं सहमत हूँ कि कुछ अस्पताल वाले उनके खर्चे बहुत होते हैं और चलता नहीं है और बहुत सी चीजें हैं, लेकिन हमको एक बात समझनी पड़ेगी कि जैसे ये रीजेंसी हॉस्पिटल है या बहुत से ऐसे हॉस्पिटल हैं जहाँ बिल्कुल लूट है, उनको उसके नाम पर ऑपरेशन के नाम पर सरकार में है। अरे सर आप तो सरकार में है, आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, आप कानून क्यों नहीं बनवा देते हैं? आपको तो पता है लूट हो रही है। बात कर रहे हैं, लेकिन जब तक आप ये जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो निरंकुश ये कानून संविधान के खिलाफ होगा जनाब। हुआ था, कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं कह दूंगा तो बहुत खराब होगा। आप एक स्तंभ है लोकतंत्र का, मीडिया। आपका सबसे बड़ा ये जो आज आपने इशू उठाया है, और आप अगर इस सारी चीज को उठा देंगे, निर्भया कांड में अगर उस महिला की, लड़की की बात अगर मीडिया ने ना उठाई होती तो ये कानून पास नहीं होता। आज जो ये लूट हो रही है और के न्यूज ने जो बात को उठाया है, आज मैं बता दूं कि ये लूट बंद हो जाएगी और सरकार को इस पर स्टेप उठाना पड़ेगा। और जहां भी कोई, मैं अपने लोगों को कहता हूं और सबको कहता हूं, और स्वास्थ्य की बात जहां तक आपने कही, आप एक किसी कांग्रेस मैन से आप पूछ रहे थे, कह रहे थे कि आपने इतने काम किए, आपने हेल्थ का क्यों नहीं किया?
देखिए हेल्थ क्या है, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत जो लागू किया, अब नीचे लेवल पर हम लोगों का, कार्यकर्ताओं का काम है। सतीश जी उसी आयुष्मान, अरे सतीश जी उसी आयुष्मान योजना के तहत इलाज करने की बात की जा रही है, लेकिन हॉस्पिटल कर नहीं रहे हैं। वो कह रहे 4000 में कोरोना की जांच नहीं करेंगे। हाँ नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर इस तरीके का है तो सरकार को इसको बिल्कुल स्टेप उठाना चाहिए और निश्चित करना चाहिए कि कोरोना की जांच निःशुल्क होनी चाहिए जी। और कोरोना की जांच निःशुल्क होनी चाहिए। जितने इस प्रकार के हॉस्पिटल मना कर रहे हैं वो सीएमओ साहब उनकी लाइसेंस देते हैं, क्यों नहीं कैंसिल कर देते हैं उनका लाइसेंस? कोरोना की जांच निःशुल्क होनी चाहिए जी, प्राइवेट हॉस्पिटल में होनी चाहिए, ये उसका पैसा निःशुल्क होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये आपकी जो कैंडिडेटली आप जो बड़े अच्छी बात कह रहे हैं, सब पार्टी में रह करके भी इतनी शानदार बात करें, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत शानदार बात करें आप। पीके गुप्ता साहब का रुख करेंगे। आप कुछ कहना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब जी? मेरा कहना है कि 650 के आसपास पूरे देश में जी टेस्टिंग लैब्स डेवलप हो गए हैं, उसमें से 150 के आसपास प्राइवेट सेक्टर में है। सवाल है कोई भी आईसीएमआर की जो गाइडलाइन है उसमें 4500 से ज्यादा कोई भी प्राइवेट सेक्टर का लैब इसे अधिक चार्ज। डॉक्टर साहब आप जानते हैं, मैं डॉक्टर की बात मैं बता रहा हूँ, आप जानते हैं अच्छी तरह से कि डॉक्टरों की बात तो छोड़ दीजिए, जो कॉर्पोरेट घराने जिनकी आप बात करें ना, वो इतने खर्चे बता देते हैं जांच के नाम पर। आईसीयू में रखेंगे, बेड का पैसा लेंगे, तमाम चीजों का पैसा लेंगे और लाखों रुपए का बिल बना रहे हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिससे कि क्या इस पर कोई कैप लगाया जा सकता है? नहीं, महामारी के दौर में कोविड पेशेंट के लिए तो कैप लगाया जा सकता है जी, लेकिन जब ये महामारी के दौर जब खत्म होगा तो फिर वो ओपन मार्केट हो गया जी, जो जहाँ पे अच्छी सुविधाएं होंगी, जाहिर सी बात है वहाँ पे ठीक बात होंगे। बिल्कुल सरकारी महकमा है वो अपना इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लोग प्राइवेट सेक्टर में जाने की दिक्कत बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं। इसी का तो फायदा उठा रहे हैं सर प्राइवेट हॉस्पिटल। 70% बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। 70% बिल्कुल ठीक करें। आपकी बात से एग्री करता हूं कि 70% प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, सुविधाएं हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उन लोगों ने पैसा लगाया है जी। रेवेन्यू देते हैं सरकार को, ठीक बात है, बिल्कुल देते हैं, बिल्कुल ठीक। सरकार से कुछ नहीं लेते हैं। लेकिन इसके सर इसके नाम पर इसके नाम पर मरीजों का खून चूसने की इजाजत नहीं दी जा सकती जी। हम कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स के रिप्रेजेंटेटिव नहीं हैं जी। मैं एक डॉक्टर, एक आयुर्वेदिक बॉडी, आपकी बात बिल्कुल जायज है, ठीक कर रहे हैं आप। कोई भी डॉक्टर जी देखता है वो मरीज की कितनी मदद कर सकता है जी। इस कोविड के दौर में नॉन कोविड कितने सफर कर रहे हैं। हमारे नियम और कानून के हाथ में इतना मुझे बांध दिया गया हाथ जी, चाह के भी सेवा नहीं कर पाए। इस बात का मलाल तो हम लोगों को है बिल्कुल। लेकिन सरकार अगर चाहती तो हमारी भी मदद लेती। ये बात ठीक है। कोविड जो पेशेंट सफर कर रहे हैं बिल्कुल, आज इतने सफर नहीं करते, इसे कोई चिंता नहीं करते। आपकी भावनाओं की मैं पूरी कद्र करता हूं कि अगर आपको खुली छूट दी गई होती तो देश में बहुत शानदार तरीके से काम हो सकता था। आपकी बात भावना अच्छी है, आपका काम अच्छा है, इसमें आप बधाई के पात्र हैं। उदयवीर सिंह जी, आरएम श्रीवास्तव साहब कह रहे हैं कि अगर कोई कानून लाया जाता, आ रहा हूं सर आपके पास में, अगर कोई कानून लाया जाता है तो वो संविधान के खिलाफ होगा। सबसे पहले तो आपातकाल की स्थिति जी। आपातकाल में कुछ संविधान के खिलाफ नहीं होता, सारे संवैधानिक अधिकारों को सरकार अपने हिसाब से जब्त करती है और जैसे नए कानून बनाती है इमरजेंसी में उसी तरह होता है। पैंडेमिक में जो लॉकडाउन डिक्लेयर किया है, श्रीवास्तव साहब कुछ कहना चाहते हैं जी। नहीं, एक मिनट खत्म करो। जो लॉकडाउन डिक्लेयर किया है आपके पास जी, किस संवैधानिक अधिकार से आप लॉकडाउन डिक्लेयर कर देंगे सारे बिजनेसेस का? बिल्कुल। तो ऐसी परिस्थितियों में, और ये कोरोना पैंडेमिक स्पेसिफिक कोरोना की ट्रीटमेंट की बात हो रही है, ये उनके प्रॉफिट मेकिंग या वो कैसे आगे चलेंगे परमानेंट बात नहीं हो रही है, बिल्कुल वो अलग बात है। दूसरी बात, ऐसे बहुत कानून आए हैं जिसमें एक अपर कैप तय किया गया है कि इससे ज्यादा नहीं लेंगे। बिल्कुल। प्राइवेट बिजनेस का मतलब ये नहीं है कि प्राइवेट बिजनेसमैन अपनी सुविधा से कैसे भी कर देगा। बिल्कुल ठीक करें सर, आप जवाब ले लेते हैं जी। आनंद साहब आपको जवाब देना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि संविधान में मुझे अपनी आजीविका चुनने का करने का मौलिक अधिकार है। उस मौलिक अधिकार को कानून बना के ख़त्म नहीं किया जा सकता, केवल रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की बात हुई थी, उसमें हर एक टेस्ट के दाम निर्धारित हैं। उसी प्रकार प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए भी दाम निर्धारित किए जा सकते हैं
जो अस्पताल चाहे अपने आप को उससे संबद्ध कर ले। दूसरी बात, जिले में जितने भी डिस्पेंसरी, जितने भी अस्पताल, जितनी भी फार्मेसी चलती हैं, वो सीएमओ साहब उसका लाइसेंस देते हैं। आप तो जानते हैं, आप बहुत बड़े अधिकारी रहे हैं, ये हॉस्पिटल कैसे खेल करते हैं कि डेड बॉडी को रख लेते हैं और डेड बॉडी को 3-3 दिन तक आईसीयू में रखे रहते हैं सिर्फ पैसा बनाने के लिए। ये तो पता है ना आपको। तो सीएमओ साहब क्या कर रहे थे? सो रहे थे या नोट गिन रहे थे उस समय? नहीं, मैं जानना चाहूंगा, मैंने बड़े नजदीक से देखा है कि सीएमओ साहब या उनके कारिंदे, ड्रग अथॉरिटी के कारिंदे जब जाते हैं इंस्पेक्शन के लिए, हैं, तो क्या करते हैं? ब्लड बैंक का इंस्पेक्शन करने जाते हैं तो क्या करते हैं? इंस्पेक्शन करते हैं या कुछ और करते हैं? जब ये 3-3 दिन तक मरीजों की लाश को रखे जाता है तो सीएमओ साहब की जानकारी में नहीं आता, सोते रहते वो। उनका लाइसेंस क्यों नहीं कैंसिल कर दिया? बिल्कुल ठीक। अब जिस समय की जब आफत आन पड़ी, जब प्यास लगी तो हम हैंडपंप खोदने चले। अरे सीएमओ साहब जब वार्षिक निरीक्षण करवाते हैं तो क्या करते हैं? निरीक्षण करते हैं या कुछ और करते हैं? ब्लड बैंक का निरीक्षण होता है, फार्मेसी का निरीक्षण होता है, क्या होता है उसमें? जी, अगर बताते हैं कि साहब हम कोई भीख नहीं मांग रहे। बात आपकी ठीक है सर, तब क्यों नहीं देखा जाता है? ठीक है, जिस समय ठीक है सर, आपके बताएंगे जिस समय अब आपदा आई पड़ी है, सवाल करेंगे। तो जब ये अगर अस्पताल घाटा उठा रहा होता, हम तो तब मदद नहीं करते। अब ये कानून बना के आप कह रहे हैं कि आप फ्री में करेंगे। मैं जवाब दे दूं। शिक्षण संस्थाओं में जो प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं थी, उसमें एक कमेटी बना दी गई, कि ये साहब इसमें फीस ये निर्धारित करेगी। कर्मचारियों तो उसमें हुआ क्या कि आधे से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज पूरा देश अभी तबाह है। अगर ब्यूरोक्रेसी सही हो जाए और नियंत्रण फिर जब ये अपने अस्पताल में लूट मचवाते हैं, जब अपने अस्पताल में ठीक से ड्यूटी नहीं करते तो प्राइवेट अस्पताल पे जाते होंगे तो इनकी अपनी सुविधा के अनुसार वो लौट आते होंगे। ये तो पहले अपने को सुधारें, फिर वो आ जाए। दूसरी चीज ये है कि ये आज कोरोना जो आया है ये आपातकालीन स्थिति है। आपातकालीन स्थिति में जैसे और जगह आदेश दिया उदयवीर साहब ने कहा, वैसे ही प्राइवेट अस्पतालों को भी आदेश देना चाहिए। ठीक है। और ये कहते भी हैं यहाँ कि हम लेंगे, भर्ती करेंगे और उसके बाद मरीज को लौटाल भी देते हैं। तो ये प्राइवेट वाले कर रहे हैं। दूसरी चीज ये होती है कि बस एक मिनट, आम जनता परेशान है। छोटे जिलों में प्राइवेट अस्पताल के लोग मरीजों को रखते हैं अपने यहाँ, सीरियस मरीजों को भी रख लेते हैं। जब उनके बलिदान नहीं किया है, जानते हुए इनकम टैक्स में कोई छूट नहीं मिली, तुरंत बाहर रेफर करना कोई छूट नहीं बड़े हॉस्पिटल तो ये प्राइवेट बिल पूरा बना लेते हैं, कगार पे होता है तो वो बाहर किस सेक्टर ने बलिदान किया है बताया जाए। मैं मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मगर सॉरी, डॉक्टर गुप्ता के पास। डॉक्टर गुप्ता साहब क्या कहेंगे आप? मेरा कहना है कि ये कोरोना का आपातकाल है, इसमें सरकार अगर संवाद कायम करके कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के साथ अगर एक कैपिंग करती कोविड हॉस्पिटल के लिए नाम पे, तो डेफिनेटली वो लोग मानते। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने संवाद कायम नहीं किया, सीधा गाइडलाइन, WHO के गाइडलाइन थोपते चले गए कि आप कोरोना का इलाज नहीं कर सकते हैं, आप नॉन कोविड आप इस समय सर्विसेज नहीं दे सकते हैं आप। तो ये सब ऐसा हुआ कि भ्रम की स्थिति बनी रही। बिल्कुल। और 60 से 70 दिन बीत गया। जिस डॉक्टर को कोरोना को इलाज करना था वो घर बैठे रह गए, फॉलो करते ही वो अस्पताल को बंद करके बैठ गया, वो घर में बैठ गया। ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, डर हावी हो गया उसको। बिल्कुल ठीक कह रहे, दुगना नुकसान हो गया। सतीश पाल जी, आपका फाइनल कमेंट, क्या कहेंगे, कैसे सुधरेगी ये दशा? चलिए सतीश पाल जी नहीं है हमारे साथ में। उदयवीर जी, आपका फाइनल कमेंट, क्या कहेंगे, कैसे? मेरा कहना है जी कि नीतिगत फेलियर है जी, सरकार को आगे जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ठीक है। और अगर जनप्रतिनिधियों से राय भी लेनी चाहिए, यदि कोई भरपाई भी कंटिजेंसी फंड या कहीं से करनी है प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तो वो करें और कोरोना पेशेंट्स को मदद कराएं, क्योंकि उनका टेस्ट नहीं होगा तो वो और बाकी समाज के लिए भी नुकसानदायक होगा, संक्रमण आगे फैलेगा। ठीक बात, बहुत शुक्रिया।
आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर के मामला यही है कि सरकार को आगे आना होगा, लगाम लगानी होगी। हालांकि 2 हफ्ते बाद सरकार को, प्राइवेट हॉस्पिटल को, सभी लोगों को सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करना होगा। अब वहां पर क्या जवाब दाखिल करेंगे ये देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तो तय है कि स्वास्थ्य का महकमा राज्य सरकारों के पास में है और अगर राज्य सरकारें चाहें तो इन प्राइवेट हॉस्पिटल पर बंदिश लगाई जा सकती है, जैसा आज दिल्ली में केजरीवाल की सरकार ने करके दिखाया। सर गंगाराम हॉस्पिटल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है और केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि ये हमारे अधिकार में है, ऐसा दूसरी सरकारें भी कर सकती हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया।